Friends, this is Prerna Misra from Watts Institute of Science and English. After a long time, I provide you the video. Today, I am going to provide you the chapter of class 10th of supplementary reader. The chapter name is Allergy, which is written by Dr. Rana S.P. Singh. Okay. Dr. Rana S.P. Singh, born on 23 January 1976 in Machhagar, Lachiram, Hathwa village, which is in गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं कि डॉक्टर राणा एसपी सिंह जो है वो उनका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1976 को। हथवा विलेज है, वहाँ एक गांव है मच्छागार लाचीराम, जो कि गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में ज़िले में पड़ता है। इज़ ए रिप्यूटेड फिजिशियन हु हैज़ स्पेशलाइज्ड ऑन एलर्जी। वो क्या है, एक बहुत ही प्रतिष्ठित फिजिशियन है और स्पेशली किसके हैं वो, तो एलर्जी के, एलर्जी जो बीमारी होता है उसके हैं। ही हैज़ रिटन ए नंबर ऑफ आर्टिकल्स ऑन हेल्थ केयर विच हैव फाउंड फेवर ऑफ publication in leading newspapers as well as medical journals। उन्होंने बहुत सारा आर्टिकल्स लिखा है हेल्थ केयर पर, जो कि बहुत पॉपुलर हुआ है और जिसको कि हम लोग देख सकते हैं। लीडिंग न्यूज़पेपर जितने भी हैं उनमें इनके आर्टिकल को पब्लिश किया गया है। ओके, और जितने भी मेडिकल जर्नल्स हैं उसमें भी इनके आर्टिकल को स्थान में दिया गया है। थर्ड सन ऑफ ए पुलिस इंस्पेक्टर मिस्टर रामध्यान सिंह। रामध्यान सिंह इनके पिता का नाम है और वो इंस्पेक्टर थे। और राणा जी, डॉक्टर राणा एसपी सिंह जो है वो अपने पिता के तीसरे बेटे हैं। डॉक्टर राणा एसपी सिंह हैज़ सेवरल डिग्रीज टू हिज क्रेडिट। डॉक्टर राणा एसपी सिंह के पास बहुत सारा डिग्री है, उनको बहुत सारा डिग्री का क्रेडिट जाता है। जैसे एमबीबीएस उन्होंने किया है, एमडी किया है और पीएमसीएच में पटना में वो एज ए डॉक्टर रह चुके हैं। एंड डीए आरसीजीपी लंदन, ही हैज़ रेड ए नंबर ऑफ पेपर्स इन डिफरेंट नेशनल सेमिनार्स। और वो बहुत सारा सेमिनार भी अटेंड कर चुके हैं और उसमें बहुत सारे पेपर पर डिटेल्स दिए हैं। द रिसेंट बीइंग ए सेमिनार ऑन एपिलेप्सी ऑर्गेनाइज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी। आज का जो ये चैप्टर है ये इसी सेमिनार का एक भाग है जो कि एपिलेप्सी से लिया गया है। और ये कब ऑर्गेनाइज़ किया गया, तो ये न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट से के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना। द प्रेजेंट आर्टिकल कंटेंस यूजफुल टिप्स ऑन हाउ टू अवॉइड एलर्जी। ये जो आज का प्रेजेंट जो आर्टिकल है वो इसमें कंटेंस किया गया है, दिया गया है बहुत सुंदर यूजफुल महत्वपूर्ण टिप्स दिया गया है कि कैसे हम एलर्जी को अवॉइड करें। ओके, नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, मैं आपको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में हिंदी में बतला रही हूँ, इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों। तो कोशिश करती हूँ, मुझे लगता है अच्छा लगेगा और आप लोग ध्यान से इसे पढ़ने का कोशिश कीजिए। One morning प्रेम शंकर woke up with an itching sensation of pain all over his body। एक सुबह क्या होता है, तो प्रेम शंकर जो है वो उठता है तो उसके बॉडी में क्या हो जाता है, तो अचानक से इचिंग होने लगता है, नोचने लगता है। इच मीन्स ITCH, इच मीन्स नोचना। ओके, वो एक तरह से पेन होता है और उस जगह पे उसे नोचने लगता है। ही कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट वाज द प्रॉब्लम विथ हिम। वो समझ नहीं पाता है कि आखिर इसके साथ क्या प्रॉब्लम है। ही वेंट टू ए क्लिनिक, वो क्लिनिक जाते हैं।
द डॉक्टर examined him and assured him that he would be okay in a few days. डॉक्टर उनका जांच पड़ताल करते हैं और उनको कहते हैं कि आप जो है कुछ दिन में ठीक हो जाइएगा. इट्स जस्ट एन इंस्टांस ऑफ एलर्जी. यह क्या है? तो एक उदाहरण है हल्का फुल्का एलर्जी का. ही ऑब्जर्व्ड, उन्होंने अच्छा से देखा. प्रेम वांटेड टू नो व्हाट एलर्जी इज, सो द डॉक्टर एक्सप्लेन्ड. तो वो जानना चाहते थे प्रेम शंकर कि ये एलर्जी होता क्या है, तो इसे डॉक्टर ने एक्सप्लेन किया. एलर्जी यू कैन से इज़ ए माल फंक्शन ऑफ द ह्यूमन इम्यून सिस्टम causing a violent reaction against normally harmless substances in our natural environment. कि वो जब पूछते हैं कि आखिर एलर्जी है क्या, तो वो बतलाते हैं डॉक्टर कि ये क्या है, तो ये एक माल फंक्शन है. ह्यूमन जो मानव का जो इम्यून सिस्टम है उसमें कभी कभी क्या होता है, कुछ जो हमारा नेचुरल प्राकृतिक जो इन्वायरमेंट है उससे कुछ ऐसा हानिकारक पदार्थ के कारण क्या होता है, वो रिएक्शन हो जाता है जिससे ये उत्पन्न होता है. यू मे कॉल सच सब्सटेंसेस एलर्जेंस. ऐसे सब्सटेंसेस को तुम क्या कह सकते हो? एलर्जेंस कह सकते हो. द रिएक्शन क्रिएट्स एन इन्फ्लेमेशन विच इन टर्न कैन लीड टू ए वैरायटी ऑफ सिम्टम्स सच एज hay fever, eczema, asthma and other conditions popularly referred to as allergies. क्या होता है कि ये जो रिएक्शन होता है ये अलग तरह का सिचुएशन क्रिएट करता है जो कि बदले में क्या देता है, तो कैन लीड टू ए वैरायटी ऑफ सिम्टम्स. ये बहुत सारा भिन्न भिन्न प्रकार का लक्षण देता है जिसमें कि क्या हो जाता है, फीवर हो जाता है, एक्जिमा हो जाता है. एक्जिमा जो गोल गोल चकता चकता हो जाता है स्किन में, वो अस्थमा हो जाता है जिसमें सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, और अदर जो कंडीशंस है और बहुत सारा दूसरा प्रकार का स्थिति उत्पन्न होता है. पॉपुलरली रेफर टू एज एलर्जीज, जो कि एलर्जी के द्वारा पॉपुलरली इसको रेफ़र किया जाता है एज ए एलर्जी. एलर्जी का ही इसे नाम दिया जाता है. देयर आर जेनेटिक एंड एनवायरनमेंट रिस्क फैक्टर्स. ये क्या होता है, कभी कभी जेनेटिक हो जाता है और कभी कभी जो है वो पर्यावरण का असर होता है. टू डेवलप एलर्जिक सिम्टम्स वन मस्ट फर्स्ट बी एक्सपोज टू द स्पेसिफिक एलर्जेंस फॉर सम टाइम टू बिल्ड अप द एलर्जिक सेंसिटिविटी. ये कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि टू डेवलप सिम्टम्स, इसका सिम्टम जो है टू डेवलप एलर्जिक सिम्टम्स, ये एलर्जिक सिम्टम्स जो डेवलप होता है तो जिस व्यक्ति को हुआ है उसे चाहिए कि वन मस्ट फर्स्ट बी एक्सपोज टू द स्पेसिफिक एलर्जेंस फॉर सम टाइम टू बिल्ड अप द एलर्जिक सेंसिटिविटी. कि ये किस कारण से उत्पन्न हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसके विषय में पहले हमें जानना चाहिए. एंड देन वंस मोर टू ट्रिगर द एलर्जिक रिएक्शन. और उसके बाद क्या होता है, जब मतलब ये जितना भी सिम्टम है ये निकलने लगता है तो इस पर एलर्जिक रिएक्शन होता है जिससे कि उसके बाद इसमें मतलब एक्सपोज होता है, मतलब पता चलने लगता है बॉडी में कि यहाँ क्या हुआ है, इस बॉडी में कहाँ इचिंग हो रहा है, क्या हो रहा है. इस चीज़ का उदाहरण देखने के लिए मिलता है. एनवायरमेंटल फैक्टर्स सच एज स्मोकिंग एंड पॉल्यूशन विल आल्सो एड टू द रिस्क. ये जो पर्यावरणीय फैक्टर्स जो है, तत्व जो है वो क्या है, सच एज जैसे कि स्मोकिंग और पॉल्यूशन से भी कितने को एलर्जी होता है. विल आल्सो एड टू द रिस्क. इस टाइप में, इस तरह के एलर्जी में इसको भी शामिल किया जाता है कि उससे भी कितने लोगों को, उससे वो वहाँ उस जगह पे जाने के बाद या किसी से ऐसे व्यक्ति को सामना करने के बाद लगता है जैसे उसमें एलर्जी हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम शुरू हो जाती है. इनिशियली एलर्जी ऑफन appears as seemingly benign condition such as high fever during the pollen season. शुरुआत में क्या होता है, तो एलर्जी जो है वो कैसे पता चलता है, इसका कंडीशन जो है क्या पता चलता है, तो हाई फीवर रहता है ड्यूरिंग द पोलन सीजन. ओके.
In fact, many people gradually build up on allergic condition over many years before experiencing any symptoms whatsoever. वास्तव में क्या होता है, मैनी पीपुल ग्रेजुअल धीरे धीरे उसमें बिल्डअप होने लगता है एलर्जिक जो कंडीशन है वो धीरे धीरे बिल्डअप होने लगता है ओवर मेनी ईयर्स बिफोर एक्सपीरियंसिंग, बिना अनुभव के, उससे पहले, मतलब अगर उसे बहुत दिन से हो रहा है, ऐसा एक्सपीरियंस उसे होता है, अनुभव होता है कि ये एलर्जिक कंडीशन उत्पन्न हो रहा है, एनी सिम्टम्स वाट एवर सो, कोई भी सिम्टम हो सकता है इसका. However, for some unfortunate people, a certain food or drug or an ordinary insect bite can result in sudden. और कभी कभी क्या हो जाता है, तो जो दुर्भाग्यवश क्या हो जाता है, तो ऐसा सर्टेन फूड या ड्रग और या कोई भी ऐसा ऑर्डिनरी इंसेक्ट जो काट लेता है तो वो अचानक वो रिजल्ट देने लगता है. लाइफ थ्रेटनिंग एनाफिलेटिक शॉक, ठीक, उसमें क्या हो जाता है, वो जीवन पर खतरा मंडराने लगता है. ओके. फर्दर मोर ऑफ दोज एलर्जिक विच स्टार्ट एज एक्जिमा और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स, पेट में जो कुछ प्रॉब्लम हो जाता है और गैस जो होता है और एक्जिमा जो होता है स्किन पर, वो भी प्रॉब्लम इसमें दिखाई देने लगता है. मैनी इवॉल्व इनटू अस्थमा, कितने को क्या हो जाता है, अस्थमा हो जाता है. जैसे ठंडे के समय में, बरसात के समय में सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, कफ हो जाता है. फ्रिक्वेंटली इन्वॉल्विंग रिस्पिरेटरी सिस्टम्स सच एज हाइपर रिएक्टिविटी एंड ऑब्स्ट्रक्शंस ऑफ द एयरवेज. ओके. और कितनों को क्या होता है, तो रिस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है उसमें क्या हो जाता है, रिएक्टिव हो जाता है, वो रिएक्टिविटी हो जाता है और उसमें रुकावट आ जाती है. दिस डायरेक्ट पाथ ऑफ डेवलपमेंट इज़ वाइडली रेफर्ड टू एज द एलर्जी मार्च. ये जो डायरेक्ट पाथ है, ये क्या धीरे धीरे क्या करता है, ये डेवलप करता है, इसको बढ़ाते जाता है, विकसित करता है. किस चीज़ में, तो रेफर्ड, इस सबको हम रेफर्ड किस नाम से कर सकते हैं, तो एलर्जी मार्च के नाम से रेफर कर सकते हैं. ओके. इसमें ऐसा है कि कुछ ऐसा पॉइंट है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है, इसलिए आप इसे ध्यान से पढ़ने का कोशिश करें. ओके. Our basic understanding of allergy has evolved from the discovery in 1967 of a previously unknown antibody. कहते हैं कि हमारा जो सबसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग है एलर्जी के विषय में, वो क्या कहता है, हैज़ इवॉल्व्ड फ्रॉम द डिस्कवरी इन 1967 में एक रिसर्च हुआ था इस पर, ऑफ ए प्रीवियसली अननोन एंटीबॉडी. ओके. प्रीवियसली बहुत पहले जो है एक एंटीबॉडी के विषय में इस पर रिसर्च किया गया था 1967 में. यह है इम्यूनोग्लोबुलिन ई और IgE बाय साइंटिस्ट्स इन उपासला एंड बाल्टीमोर. ये दो नाम है शहर का, इसे ज़रूर कोशिश करें याद रखने का, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है. द मोस्ट सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी ऑफ IgE एंटीबॉडीज़ इज़ दैट दे कैन बी स्पेसिफिक फॉर हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट एलर्जेंस. ये जो IgE है, एंटीबॉडीज़ है, ये बहुत सारा, मतलब 100 से ज़्यादा एलर्जी ये उत्पन्न कर सकता है. एलर्जिक जो बीमारी होता है उसको क्रिएट कर सकता है. कंटिन्यूड रिसर्च हैज़ सिग्निफिकेंटली एडवांस्ड आवर नॉलेज रिगार्डिंग. कंटिन्यूड रिसर्च जो है, लगातार इस पर अगर जब परीक्षण हम करते हैं तो हैज़ सिग्निफिकेंटली एडवांस्ड आवर नॉलेज, हमारे ज्ञान को ये बढ़ाता है इसके लेवल में. फॉर एग्जांपल द इंटरेक्शन बिटवीन IgE एंड इन्फ्लेमेटरी सेल्स.
कि इन आईजीई और इन्फ्लामेटरी सेल्स जो है इसके बीच में क्या इंटरेक्शन है उसको बतलाता है। फॉर इफेक्टिव अस्थमा मेडिकेशन वन नीड्स टू लुक बियॉन्ड द ऑब्वियस सिम्टम्स। अस्थमा का जो इफ़ेक्टिव मेडिसिन है उसको जानने के लिए जो इसके पेशेंट हैं उसको जो है वो इसके ऑब्वियस सिम्टम्स जो होते हैं, लक्षण जो होते हैं उसको जानना चाहिए। एंटी हिस्टामाइंस फॉर एग्जांपल मे प्रोवाइड टेम्पोररी रिलीफ बाय मास्किंग द सिम्टम्स, ओके, बट हैव virtually no effect on the underlying inflammation। कहता है कि एंटी हिस्टामाइंस जो है फॉर एग्जांपल उदाहरण के लिए मे प्रोवाइड टेम्पोररी रिलीफ बाय मास्किंग द सिम्टम्स। ये जो लक्षण है इसके मतलब रिलीफ के लिए क्या कहता है कि इसको मास्किंग मतलब मास्क लगा के रखें, जिससे कि इसमें कुछ जो टेम्प्रोरी रिलीफ रहेगा इससे मिलेगा पेशेंट को। बट हैव वर्चुअली नो इफ़ेक्ट ऑन द अंडरलाइंग इन्फ्लामेशन, लेकिन इसका कुछ ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होता है अदर फार्मास्यूटिकल्स नॉन टू बी इफ़ेक्टिव फॉर सीजनल एलर्जी। और अदर जो दूसरा जो फार्मासिस्ट वगैरह है जो दवा देते हैं वो सीजनल एलर्जी के लिए जो दवा देते हैं वो मस्ट बी एडमिनिस्टर्ड वीक्स बिफोर एक्सपोजर, ओके, मस्ट बी एडमिनिस्टर्ड वीक्स बिफोर एक्सपोजर, कि मतलब ज़्यादा होने से पहले इसको जो है बहुत सप्ताह पहले इसको एग्जामाइन किया जाता है। द क्लिनिकल यूज़ ऑफ इनहेल्ड स्टेरॉइड्स इज़ करंटली गेनिंग ग्राउंड ड्यू टू देयर एंटी इन्फ्लामेटरी इफ़ेक्ट्स। कहता है कि द क्लिनिकल यूज़ ऑफ इनहेल्ड स्टेरॉइड्स इज़ करंटली गेनिंग ग्राउंड ड्यू टू देयर एंटी इन्फ्लामेटरी इफ़ेक्ट्स। क्लिनिक में जो रिसर्च होता है ये जो इनहेल्ड स्टेरॉइड्स है वो क्या है, इज़ करंटली गेनिंग ग्राउंड, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रभाव को दर्शाता है। ऑल्दो ओवर ट्रीटमेंट में हैव सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स, बहुत ज़्यादा जो है ट्रीटमेंट ओवर ज़्यादा हो जाता है इसमें तो वो साइड इफ़ेक्ट्स इसमें देना शुरू करता है। टू इंश्योर द लोएस्ट इफेक्टिव डोजेज थ्रू आउट द ट्रीटमेंट द लेबोरेटरी कैन पीरियोडिकली मॉनिटर द occurrence in serum of ECP released from inflammatory cells। कहते हैं कि इसमें ज़्यादा ओवर ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहिए, जिससे कि क्या हो जाता है ओवरडोज हो जाता है और इससे पेशेंट को खतरा हो जाता है। इसे हल्का ले और इसका जो प्रिकॉशंस है थोड़ा बहुत धीरे धीरे वो करना चाहिए। इसियोनोफिलिक cationic proteina is a protein generated in certain white blood cells actively engaged in the immune defense system. Using a diagnostic test developed by Phadia, ECP can be detected in body fluids। कहते हैं वो जो डॉक्टर इनको बतला रहे थे वो कहते हैं कि इसिनोफिलिक cationic protein is a protein generated in certain white blood cells। ये जो प्रोटीन है ये इसको जनरेट किया जाता है वाइट ब्लड सेल्स में एक्टिवली, जो कि इंगेज रहता है इन द इम्यून डिफेंस सिस्टम में, जो कि उसकी रक्षा करता है। यूजिंग ए डायग्नोस्टिक टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है इसका जो कि डेवलप किया गया है फादिया ECP, ओके। ECP कैन बी डिटेक्टेड इन बॉडी फ्लूइड्स, इसको बॉडी में डिटेक्ट किया जाता है, इसके द्वारा हम एलर्जी के ऊपर कमांड करते हैं और इसके विषय में जानते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जीज, देयर आर 3 जनरल अप्रोचेज टू द ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जीज डिजीज सच एज एलर्जिक rhinitis,
अवॉइडेंस ऑफ द एलर्जन, मेडिकेशन टू रिलीव सिम्टम्स एंड एलर्जी सॉर्ट्स। कुछ जो एलर्जी का ट्रीटमेंट होता है वो क्या है, इन्होंने 3 जनरल अप्रोचेस बतलाया है एलर्जी के ट्रीटमेंट के लिए, इसके बीमारी के इलाज के लिए। सच एज एलर्जिक रिंटिस, अवॉइडेंस ऑफ द एलर्जन। एलर्जिक जो भी कंडीशन है वहाँ उसको अवॉइड करना चाहिए। मेडिकेशन टू रिलीव सिम्टम्स एंड एलर्जी सॉर्ट्स, और इसके जो लक्षण हैं उसको देख के मेडिसिन लेना चाहिए। सजेशंस टू अवॉइड एलर्जन, वियर ए पोलन मास्क व्हेन मूविंग द ग्रास और हाउस क्लीनिंग। जब भी हाउस क्लीनिंग और ग्रास घूमे घास पर तो वहाँ पोलन मास्क पहन लें। स्टे इंडोर्स इन द मॉर्निंग व्हेन द पोलन काउंट इज एट इट्स हाईएस्ट एंड ऑन वाइडली विंडी डेज। स्टे इंडोर्स यानी कि घर में अंदर ही रहना चाहिए मॉर्निंग सुबह में, जहाँ की पोलन काउंट इन इज एट इट्स हाईएस्ट एंड ऑन विंडी डेज। हवा जब बहता है तो उस समय में घर में ही रहना चाहिए, क्योंकि उससे एलर्जी होता है और जैसे सर्दी हो गया या छींकने का जो प्रॉब्लम होता है वो होने लगता है। रीड एंड अंडरस्टैंड फूड ट्रेवल्स फॉर पीपल विथ फॉर एलर्जी। क्या करना चाहिए, रीड पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए उसका फूड लेवल्स जो है, सॉरी यहाँ लेवल्स है, फूड लेवल्स को फॉर पीपल विथ फूड एलर्जी। फूड एलर्जी से जो पीपल को फूड एलर्जी है उससे इस बात को जानना चाहिए और उसको पढ़ना चाहिए। कीप विंडोज़ एंड डोर्स क्लोज्ड ड्यूरिंग हैवी पॉल्यूशन सीजन्स। विंडो और डोर्स को क्लोज रखना चाहिए। रीड द होम ऑफ इंडोर प्लांट्स एंड अदर सोर्सेज ऑफ other sources of milk in. Don't allow dander producing animals in the home. Change feather pillows, अच्छा, woolen blankets and clothing to cotton synthetic materials। ये कहता है कि feather pillow जो होता है वो पंख सबका जो पिलो होता है, कवर होता है, उसको तकिया को आप चेंज कर लीजिए और वुलन ब्लैंकेट और क्लॉथिंग को भी चेंज कर लिए। कॉटन सिंथेटिक मटेरियल्स को हटा दीजिए और कॉटन वहाँ यूज़ कीजिए। इनक्लोज मैट्रेस बॉक्स स्प्रिंग्स एंड पिलोज इन प्लास्टिक बैरियर। वॉश सीट्स मैट्रेस पैड। ये कहता है कि इनक्लोज मैट्रेस बॉक्स स्प्रिंग्स पिलोज इस सब को चेंज करते रहना चाहिए। जो हमारा जो ये कवर है, मैट्रेस है, बॉक्स स्प्रिंग्स है, इस सब को। उसके बाद वॉश सीट्स सबको, मैट्रेस पैड को, इस सब को, ब्लैंकेट को वीकली साफ़ करना चाहिए। रिमूव कारपेट्स एंड अपहोल्स्टर्ड फर्नीचर ड्रास्टिक मेजर। इस सब रिमूव कारपेट सबको हटा देना चाहिए। यूज़ acaricide, a chemical that kills house dust और एसिड सॉल्यूशन। अच्छा, ये जो यूज़ एकेरिसाइड एक केमिकल होता है जो कि मार देता है, डस्ट में छिपे जितने भी कीटाणु हैं सबको मारता है। एसिड सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन दैट neutralizes the allergen in mild धोपिया। ये एक सॉल्यूशन है, मेडिकल सॉल्यूशन है जो कि इसको एलर्जी को हटाता है। सम मेजर्स फॉर दोज हु कैन अफोर्ड, यूज़ द एयर कंडीशनर इन द हाउस एंड कार। ये उनके लिए है जो इसे अफोर्ड कर सकते हैं कि कार में और हाउस में एयर कंडीशन लगाए। यूज़ एयर फिल्टर्स, वो हम सभी भी करते हैं। यूज़
डिह्यूमिडिफायर, गर्मी में इसको रखें। अब नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं और ग्लोसरी और नोट्स दिया हुआ है और डॉक्टर के द्वारा इसके ट्रीटमेंट के विषय में बतलाया गया है। इसे पढ़ के आप इसे ध्यान से पढ़िए और एक एक जो मैं बतलाई हूँ एक एक वर्ड को हिंदी में, क्योंकि ये बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए है तो उनको इंग्लिश में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इसीलिए इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िए। ये चैप्टर थोड़ा सा है, पढ़ने में अच्छा नहीं लगता है, मन नहीं लगता है, लेकिन आशा है मुझे आपको अच्छा लगेगा। ओके, अगर अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।